तो नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं कि आज जो क्लास है वो पॉलिटी क्लास 5 है। इसका मतलब क्या है कि मैं इससे पहले पॉलिटी की 4 क्लासेस करा चुका हूं, उसी तरह से 4 क्लासेज मैं आपको ज्योग्राफी की करा चुका हूं। आज हमारी है पॉलिटी की क्लास नंबर 5, जो कि हम देख रहे हैं एमसीक्यू के माध्यम से। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये एमसीक्यू सिर्फ एमसीक्यू नहीं है, इनके साथ साथ हम एक बेहतरीन एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं, व्याख्या देख रहे हैं उन क्वेश्चंस की, जिससे हो क्या रहा है। मानो वो क्वेश्चन से एक है, पर क्या है उसकी एक्सप्लेनेशन, हम व्याख्या इतनी अच्छे से कर ले रहे हैं कि उसके 3 से 4 क्वेश्चन और बन जा रहे हैं। ठीक है, तो कभी अगर उससे रिलेट कभी क्वेश्चन आता है तो उसे आप करने में सक्षम हो पाएंगे। तो चलते हैं आज के लेक्चर की पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आज का जो लेक्चर है उसका पहला प्रश्न क्या कहता है वो हम देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से किस याचिका का प्रावधान भारत के संविधान में नहीं किया गया है। पहले तो देखिए क्या बोल रहा है कि किस याचिका का प्रावधान, याचिका मतलब रिट। ठीक है, किसका प्रावधान, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट इज नॉट प्रोवाइडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या पूछ रहा है, रिट, रिट मतलब रिट्स। ठीक है, याचिका, याचिका का मतलब क्या है पहले वो समझते हैं। देखिए क्या होता है कि संविधान ने प्रत्येक नागरिक को कुछ मूल अधिकार दिए गए हैं। मूल अधिकार से मतलब होता है जो व्यक्ति के ऐसे अधिकार हैं जिनका हनन सरकार या कोई आम नागरिक या कोई संस्था नहीं कर सकती है, बशर्ते जब तक कि उनको हनन करना बहुत जरूरी न हो जाए। जैसे आपातकाल की जो सिचुएशन होती है, किसी देश से युद्ध हो रहा हो, तो ऐसी कुछ सिचुएशंस हैं जहाँ पे आपके मौलिक अधिकारों को संसद चाहे तो, सरकार चाहे तो कुछ समय के लिए छीन सकती है। इसके अलावा मौलिक अधिकारों को किसी परिस्थिति में नहीं छीना जा सकता। तो उसी के लिए जैसे मानो कोई व्यक्ति है या कोई संस्था या सरकार है, आपके मौलिक अधिकारों को हनन करना चाह रही है, तो उसके विरुद्ध में आप क्या कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हो कि फलाना व्यक्ति या संस्था मेरे मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है। ठीक है, तो याचिका किसके लिए होती है, याचिका सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपने मूल अधिकारों के लिए दायर की जा सकती है। अब देखते हैं कितने प्रकार की, जैसे याचिका देखिए। ठीक है, रिट तो जो हमारा उच्चतम न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय, ठीक है, आर्टिकल अनुच्छेद 32, तो अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में मतलब क्या कर रिट दायर कर सकते हैं, और उच्च न्यायालय में आप रिट दायर कर सकते हैं अनुच्छेद आर्टिकल 226 के तहत। ठीक है, तो आर्टिकल 226 के तहत आप उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट्स में, और अनुच्छेद 232 आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में आप रिट दायर कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आप बता सकते हो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को कि मतलब वो व्यक्ति या संस्था मेरे मूल अधिकारों को क्या कर रहा है, हनन कर रहा है। जब आप सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के पास 5 प्रकार की रिट क्या होती है, वो याचिका, 5 प्रकार की याचिका क्या करता है सुप्रीम कोर्ट, निकालता है। जिसमें आप देखोगे तो पहली होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। कितने प्रकार की याचिकाएं, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका क्या है, हैबियस कॉर्पस, पहली हो गई। दूसरी होती है परमादेश, ठीक है, दूसरी याचिका कौन सी होती है, परमादेश, ठीक है, मैंडमस। तीसरी होती है प्रतिषेध, तीसरी याचिका का क्या करते हैं, प्रतिषेध। चौथी याचिका आप देखोगे तो उत्प्रेषण, ठीक है, उत्प्रेषण, चौथी याचिका उत्प्रेषण। और पांचवी आप देखते हो तो पांचवी होती है अधिकार प्रक्षा, ठीक है। ये 5 प्रकार की याचिकाएं होती हैं जो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय दायर कर सकता है या निकाल सकता है या रिट जारी कर सकता है। ठीक है, तो जब कह रहा है निम्नलिखित में से किस याचिका का प्रावधान भारत के संविधान में है, तो आप देखोगे प्रतिषेध का है, परमादेश का है, तो परमादेश का है, अधिकार प्रक्षा कहाँ है, ये रही। ठीक है, इसके अलावा बंदी प्रत्यक्षीकरण और उत्प्रेषण। अगर नहीं है तो ये कौन सी है, निषेधाजाज। ठीक है, इस याचिका का भारत के संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार की कोई याचिका दायर नहीं करता है। तो वो पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो नहीं का मतलब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर से समझिए,
याचिका मतलब होता है रिट। रिट जब सुप्रीम कोर्ट तब दायर, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट 226 के तहत रिट जारी कर सकता है, याचिका जारी कर सकता है। आप याचिका डाल सकते हो, रिट जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। 5 प्रकार की रिट होती हैं, जिनमें बंदी प्रतिक्षेप पहली है, परमादेश है, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण है और अधिकार प्रक्षा है। तो उसी में से पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में कौन सी रिट नहीं है। तो इन 5 के अलावा जब भी आपको कोई छठवीं दी जाती है, समझ लेना वही उसका आंसर होगा, अगर पूछ रहा है नहीं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, पहले का आंसर हो जाता है पहले का डी। तो अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। एक और चीज, जैसे कभी आपसे पूछे तो जो उच्चतम न्यायालय है वो केवल मौलिक अधिकारों, केवल मौलिक अधिकारों के हनन होने पर, केवल मौलिक अधिकारों के हनन होने पर ही क्या करता है, याचिका दायर कर सकता है या रिट जारी कर सकता है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों का, जबकि हाई कोर्ट्स क्या है, मौलिक अधिकारों के साथ साथ मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य अधिकारों के हनन होने पर, अन्य अधिकारों के हनन होने पर भी रिट जारी कर सकता है, ठीक है, रिट जारी कर सकता है। दिख रहा है आपको? फिर से समझिए मैं क्या कह रहा हूं कि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, रिट जारी करता है केवल मौलिक अधिकारों के हनन होने पर। अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो व्यक्ति मतलब याचिका दायर कर सकता है हाई कोर्ट्स में, वो सॉरी सुप्रीम कोर्ट में। पर जैसे किसी के मौलिक अधिकारों का हनन के साथ साथ कोई अन्य अधिकार का भी हनन है तो वो व्यक्ति उसके लिए क्या करता है, उच्च न्यायालय में जाके रिट जारी याचिका दायर कर सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों के हनन होने पर ही याचिका रिट जारी कर सकता है, और उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के साथ साथ किसी भी प्रकार के अधिकार के लिए आपको क्या करता है, रिट जारी कर सकता है। तो क्या कभी कभी क्या है पूछता है, तो रिट जारी करने का क्षेत्राधिकार क्या है, हाई कोर्ट्स का ज़्यादा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट केवल और केवल मौलिक अधिकारों के हनन होने पर कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य अधिकारों के हनन होने पर भी याचिका या रिट जारी कर सकता है। ठीक है, तो ये ज़्यादा क्षेत्राधिकार किसका बड़ा है रिट जारी करने के क्रम में, हाई कोर्ट्स का। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, निषेधाज्ञा। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के उच्चतम न्यायालय ने किस मुकदमे में कहा था कि मूल अधिकारों के सिद्धांत को अनुच्छेद 368 के तहत नहीं बदला जा सकता? भारत के उच्चतम न्यायालय ने, किसने, सुप्रीम कोर्ट ने किस मुकदमे में कहा था कि मूल अधिकारों के सिद्धांत को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं, फिर देखना कहाँ पे है, नहीं बदला जा सकता। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे लगातार कई बार क्या होता है, मौलिक अधिकारों के हनन को लेकर या उनकी सीमा को परिसीमित करने के लिए कई बार आप क्या केसेस चले थे सुप्रीम कोर्ट में, जैसे मेनका गांधी है, गोलकनाथ है, केशवानंद भारती है, कि आप संसद किस क्षेत्र तक मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है या नहीं भी कर सकती है, ये सुप्रीम कोर्ट में केसेस चले थे। तो इसमें से जो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य था, कौन सा, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य एक केस था, कब का, 1967 का, 1967, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद जो है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत भी मौलिक अधिकारों को बदल नहीं सकती है, अर्थात मौलिक अधिकार उसने क्या किया थे, उनको सीमित नहीं कर सकती है। अनुच्छेद 300 मतलब गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा था कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती, अर्थात उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं कर सकती है। परंतु उसके बाद जैसे ही आप जाओगे, केशवानंद भारती केस आया था, उसमें बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि संसद जो है मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है, किंतु उतना ही परिवर्तन कर सकती है जितने से क्या होता है, जो इस संविधान का मौलिक ढांचा है वो परिवर्तित न हो, अर्थात व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को छीना न जाए। ठीक है, जिससे कि संविधान का जो मौलिक ढांचा है वो बना रहे। तो केस में मतलब देख फिर समझिए, ऐसा केस जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकती है, तो वो था केशवानंद, मतलब ये गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में। परंतु संसद ने बाद में, सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय को बदलते हुए कहा कि संसद
चाहे तो मौलिक अधिकारों को सीमित या परिवर्तित कर सकती है, परंतु उस हद तक जिससे कि मतलब संविधान का मूल ढांचा है वो परिवर्तित ना हो। तो ये शक्ति संविधान में मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करने की शक्ति संसद सुप्रीम कोर्ट ने किस में दी थी? तो केशवानंद केस में दी थी, ठीक है। जबकि नहीं कब दी थी? तो वो गोलकनाथ केस में। तो आप समझ गए इसका। अब चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में सामाजिक असमानता है, यह निम्न किससे सिद्ध होता है? ठीक है, भारत में क्या है? सामाजिक असमानता। सामाजिक असमानता से क्या मतलब है कि जैसे आप देख रहे होंगे भारतीय समाज में आज भी देखते हो कि निम्न जाति के लोग उच्च स्तर के जाति के जो लोग होते हैं उनके पास नहीं बैठते हैं, उनके मतलब उच्च जाति के लोग उनके हाथ का नहीं खाना खाते हैं, अपने कुओं से पानी नहीं भरने देते हैं। या ये आज भी भारतीय जो आपका देखोगे, आप गांव देहात में जाकर देखोगे तो जो निम्न जाति के लोगों का एक तबका होता है ना, उनके लिए एक अलग मोहल्ले की व्यवस्था होती है। देखो हरजन लोग एक ही मोहल्ले में बसे हुए होंगे, और जो मतलब एससी के लोग वो एक मोहल्ले में, ऐसा हर जगह नहीं है पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता होगा। तो वो क्या है? सामाजिक असमानता है, ठीक है। तो वो पूछ रहा है सामाजिक असमानता है निम्न किससे सिद्ध होता है? और आप देखते होंगे कि जो उच्च जाति के लोग हैं वो बचते हैं निम्न जाति के स्पर्श से, कि मतलब निम्न जाति का लोग उन्हें छू न ले। तो इसमें क्या है? अशिक्षा ही आर्थिक असमानता का कारण हो सकती है, बेरोजगारी ये भी हो सकती है आर्थिक असमानता का, अमीरी गरीबी ये भी। परंतु जो अस्पृश्यता का चलन है, क्या है? अस्पृश्यता का चलन मतलब छुआछूत का जो चलन है, ये क्या है? ये सामाजिक असमानता का कारण है। अर्थात व्यक्ति चाहता है, उच्च स्तर के जो लोग हैं, उच्च जाति के जो लोग हैं, कि निम्न जाति के लोग उन्हें न छुएं, अपने हाथ से ना कुछ खिलाए हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये सामाजिक असमानता के कारण है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि किससे सिद्ध होती है? तो थर्ड का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा डी। क्यों? क्योंकि अस्पृश्यता का चलन क्या कहता है? ये सामाजिक असमानता को बढ़ावा देता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन आंसर डी। निम्नलिखित में से किस मामले में उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स डू बोथ द हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट हैव? ठीक है, तो कह रहा है कौन से ऐसे केस हैं जो जिसमें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को शक्ति प्राप्त हैं, ठीक है। तो देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था? मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार में संशोधन कर, मतलब मौलिक अधिकारों के प्रति याचिका रिट जारी करने की शक्ति किसकी है? रिट जारी करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों की है। सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट्स को आर्टिकल 226 के तहत, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वो पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस मामले में उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट्स, ठीक है, और उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, दोनों की अधिकारिता मतलब दोनों को शक्ति प्राप्त है। पूछ रहा है ऐसा कौन सा है? तो आप देखोगे तो मूल अधिकारों के प्रवर्तन में, मतलब मूल अधिकारों को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को ही शक्तियां प्राप्त हैं। जबकि केंद्र और राज्यों के बीच में अगर कोई विवाद होता है तो ये शक्ति केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। राज्यों के परस्पर विवाद होता है तो भी सुप्रीम कोर्ट को ही प्राप्त है। संविधान के उल्लंघन में तो भी सुप्रीम कोर्ट को ही प्राप्त है। इसलिए आप देख रहे होंगे अभी कुछ समय पहले केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जैसे कि केंद्र सरकार और पश्चिमी बंगाल के बीच में जब अनबन हुई थी तो ममता बनर्जी कहाँ गई थी? सीधे सुप्रीम कोर्ट गई थी, नहीं तो न कि हाई कोर्ट। क्यों? क्योंकि जब केंद्र और राज्यों के बीच में कोई विवाद पैदा होता है तो उसको सुलझाने की शक्ति किसके पास है? तो वो है सुप्रीम कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के पास नहीं है, ठीक है। इसी तरह जब दो राज्यों के बीच में परस्पर कोई विवाद होता है तो भी सुप्रीम कोर्ट के ही पास जाते हैं। इसी तरह जब संविधान के उल्लंघन के संरक्षण के मामले में कोई विवाद हो तो भी हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं। किंतु जब मौलिक अधिकारों के बीच में, जब मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक देश के प्रत्येक नागरिक के अधिकार हैं मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकारों के हनन के लिए हम सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा सभी व्यक्ति को उपलब्ध नहीं है? यहाँ से एक प्रश्न आपको हमेशा देखने को मिलता है, ठीक है, कि कौन से अधिकार नागरिकों को प्राप्त हैं और कौन से अधिकार विदेशियों को प्राप्त हैं, ठीक है, और कौन से ऐसे अधिकार हैं जो विदेशियों को प्राप्त नहीं हैं। तो आप यहाँ से समझिए कि ऐसे अधिकार, ऐसे मौलिक अधिकार, ऐसे मौलिक अधिकार, ऐसे मौलिक अधिकार जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, जो केवल भारतीय
नागरिकों को प्राप्त हैं, जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं वे कौन कौन से हैं। ठीक है, तो पहला है आर्टिकल 15, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। ये कितने आर्टिकल हैं? 2, 4 और 1, 5। ये 5 आर्टिकल ऐसे हैं, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, अर्थात ऐसे जो जिन्हें भारत की नागरिकता मिली हुई है, अर्थात उन लोगों को प्राप्त नहीं है जो किसी भी वजह से भारत में आकर रहने लगे हैं और भारत के नागरिक नहीं हैं। ठीक है, तो ये 5 अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ किनको प्राप्त हैं? भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं। तो आर्टिकल 5 क्या कहता है? 15 क्या कहता है? भेदभाव। ठीक है, भेदभाव को कम करना या रोकना, भेदभाव को निषेध, भेदभाव का निषेध। ठीक है, भेदभाव का निषेध मतलब किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 16 क्या कहता है? लोक नियोजन में अवसर की समानता, अवसर की समानता। आर्टिकल 19 क्या कहता है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल 29 क्या कहता है? अल्पसंख्यकों के लिए अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। ठीक है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। और 30 क्या कहता है? शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन। ठीक है, इसी तरह से 30 कहता है जैसे अल्पसंख्यक जो हैं वो किसी मतलब अपने जो धर्म के लोग हैं या भाषाई अल्पसंख्यक हो गए, धार्मिक अल्पसंख्यक हो गए, वो किसी संस्था का मतलब क्या करते हैं? गठन कर सकते हैं और उसका प्रशासन कर सकते हैं। ये कहता है आर्टिकल 30 कहता है। ठीक है, तो जैसे एएमयू है, ठीक है, एएमयू इसी के अंतर्गत बनी है। क्यों कहते हैं ना कि वो क्या है, एएमयू को किस लिए बनाया था? ताकि मुस्लिम लोगों में शिक्षा का प्रसार हो सके। ठीक है, तो इसी तरह से जब किसी संस्था का गठन भाषाई आधार पर या धार्मिक आधार पर होता है तो उसके रखरखाव का अधिकार कौन सा आर्टिकल देता है? आर्टिकल 30 देता है। ठीक है, अब कह रहा है कि ऐसे मौलिक अधिकार जो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं, तो इनके 5 के अलावा वो कह रहा है भारत संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में कौन सा सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है। ठीक है, अर्थात विदेशियों को उपलब्ध नहीं है। तो देखिए, विधि के समक्ष समानता, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अवसर की समानता। ये देखिए, अवसर की समानता किसको प्राप्त है? लोक नियोजन में अवसर की समानता सिर्फ और सिर्फ ऐसे नागरिकों को प्राप्त है जो भारत के हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये सभी नागरिकों को प्राप्त नहीं, अर्थात सभी व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है। सभी व्यक्ति का मतलब कौन कौन हो गए? भारतीय नागरिक और विदेशी, क्योंकि सभी व्यक्ति मतलब जो भारत में रह रहे हैं, तो भारत में तो भारतीय नागरिक भी रहते हैं, हम और तुम रहते हैं, और ऐसे लोग भी रहते हैं जो दूसरे देशों के हैं, या जो तो पढ़ने के लिए आए हैं, या काम के उद्देश्य से आए हैं, या किसी इलाज के उद्देश्य से आए, या क्रिकेट खेलने आए हैं। ठीक है, आप देख रहे हो ना, वर्ल्ड कप चल रहा है, तो बहुत मतलब कई देशों के जो खिलाड़ी हैं भारत में हैं, तो उन खिलाड़ियों को वही अधिकार प्राप्त नहीं है जो 15, 16, 19, 29 और 30 में दिए गए हैं। इसके अलावा ये सारे अधिकार प्राप्त हैं। तो ये कौन सा अनुच्छेद? आर्टिकल 16, लोक नियोजन में अवसर की समानता। ठीक है, तो ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, सभी व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है। कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फ्रीडम ऑफ प्रेस? कह रहा है बोलने की आज़ादी, मतलब अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है। ऐसा कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 19 क्या कहता है? अभी मैंने थोड़ी देर बताया था, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, वाक एवं अभिव्यक्ति की क्या है? स्वतंत्रता। ठीक है, राइट टू एक्सप्रेस अर्थात बोलने की आज़ादी। तो ये क्या होता है? इसके अंतर्गत आप जैसे अखबार पढ़ते हो, मीडिया हो गई, ये सब क्या है? इनको प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त होती है? तो आर्टिकल 19 के तहत। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत
क्या होता है, भारतीय संविधान प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है। ठीक है, तो सिक्स्थ का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आर्टिकल 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को भारतीय संविधान ने जो सीमा दी गई है उसके दायरे में बोलने का अधिकार है, अर्थात देश के प्रत्येक नागरिक को अपनी बात रखने का अधिकार है। ठीक है, चाहे वो मीडिया के माध्यम से हो, न्यूज़पेपर के माध्यम से हो या सीधे माध्यम से हो, प्रत्येक व्यक्ति के मतलब अपनी बात को रखने का प्रत्येक व्यक्ति को क्या है, एक उसका मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 19। और ये सिर्फ और सिर्फ किसको प्राप्त है, भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। किनको प्राप्त नहीं है, विदेशी नागरिकों को। ठीक है, विदेशी नागरिकों को प्राप्त क्या है, नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 ऐसे नागरिक मतलब अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं, जो सिर्फ और सिर्फ किसको प्राप्त हैं, भारतीय नागरिकों को, भारतीय नागरिकों को, भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, अर्थात विदेशियों को प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो ये पांच आर्टिकल, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, इनके अलावा प्रत्येक जो मौलिक अधिकार है वो भारतीय प्लस विदेशी दोनों को प्राप्त हैं, पर ये 5 अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। तो विधि के समक्ष समानता, ये आर्टिकल 14, अब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार ये 23-24। ठीक है, और शोषण नहीं, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 21। ठीक है, अनुच्छेद 21, और शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, ये होते हैं। अब देखिए 19 कौन सा है इसमें, आर्टिकल 19 ये है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राइट टू एक्सप्रेस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, पूछ रहा है कि विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अभिव्यक्ति की आज़ादी सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो आर्टिकल 19 क्या कहता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो कि विदेशियों को प्राप्त नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 8, मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। संविधान का अनुच्छेद 19(1)(g) भारत के सभी नागरिकों को किसी भी पेशा व्यवसाय करने को सुरक्षित करता है। ठीक है, कह रहा है कि भारत के सभी नागरिकों का किसी भी पेशा या व्यवसाय को करने के अधिकार को क्या करता है, सुनिश्चित करता है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार काम करने की आज़ादी कौन सा अनुच्छेद देता है, अनुच्छेद 1(19)(g). ठीक है, तो पहला हमारा सही है। संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) के अंतर्गत मादक द्रव्यों के व्यवसाय करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। तो देखिए क्या होता है कि अनुच्छेद आर्टिकल 19(1)(g) कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति मतलब कोई भी पेशा व्यवसाय कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं जिससे समाज या देश को नुकसान पहुंचे। ठीक है, या देश के नागरिकों को कोई नुकसान हो। तो मादक द्रव्यों से क्या होता है, मादक द्रव्यों से समाज में क्या होता है, समाज में दिक्कतें आती हैं। जैसे आप जैसे बोलते हैं ना देसी भाषा में, नशेड़ी हैं ये, उससे क्या होता है, सामाजिक माहौल ख़राब होता है। जो आपके आस पड़ोस के लोग हैं उसका माहौल ख़राब होता है। अगर आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो दारू बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो उससे वो तो अपने घरों में दिक्कत करते हैं, बस आस पड़ोस का माहौल क्या होता है, खराब होता है। तो कह रहा है संविधान का अनुच्छेद 19(1)(g) के अंतर्गत मादक द्रव्यों के व्यवसाय करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। ये बात क्या है, ये बात भी हमारी सही है। हाँ, अनुच्छेद 19(1)(g) प्रत्येक व्यक्ति को काम करने का मतलब अपनी इच्छा के अनुसार कोई व्यवसाय शुरू करने का अधिकार देता है, परंतु उसमें ये वाला अधिकार नहीं देता है। तो कौन सा हमारे आर्टिकल 8 का क्या हो जाएगा, 8 का हो जाएगा सी। ठीक है, क्वेश्चन दोनों ही सही, मतलब दोनों ही ऑप्शन सही हैं, इसलिए अब पूछ रहा है कौन सा सही उत्तर है। तो 1 और 2 दोनों सही हैं कि आर्टिकल 19(1)(g) प्रत्येक व्यक्ति को मतलब भारत के नागरिकों को व्यवसाय या पेशा करने का अधिकार देता है, किंतु ऐसे अधिकार नहीं देता, ऐसा व्यवसाय करने का अधिकार नहीं देता जिससे सामाजिक ढांचे में क्या हो, दिक्कतें पैदा हों। ठीक है, समाज में क्या हो, समाज में परेशानियाँ उत्पन्न हों। ठीक, तो ऐसे अधिकार नहीं देता है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। जीवन
और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 21। 9 का क्या हो जाएगा, 9 का हो जाएगा बी। अनुच्छेद 20 क्या कहता है, अनुच्छेद 21 का कहता है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जबकि अनुच्छेद 20 का कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है, अनुच्छेद 20 क्या कहता है, अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए, अपराधों के लिए दोष सिद्धि, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दोष सिद्धि के संबंध में क्या कहता है, अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसका तात्पर्य क्या है कि जैसे किसी व्यक्ति को, मानो किसी व्यक्ति के पे कोई अपराध का आरोप लगा, ठीक है, तो उस व्यक्ति को आज़ादी देता है कि वो कुछ ऐसी मतलब अपने आप को साबित सिद्ध करे। जैसे क्या होता है इसमें जो संरक्षण दिए गए हैं, जैसे एक ही व्यक्ति को एक ही सजा के लिए, मतलब एक ही दंड के, मतलब जो उसके एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार क्या सजा नहीं दी जा सकती। किसी व्यक्ति को अपने खिलाफ ही गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इस तरह के क्या कुछ संरक्षण देता है ये। जैसे कि मानो एक व्यक्ति है, उसने कोई अपराध कर दिया, तो उस अपराध के लिए उस व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ एक ही बार सजा दी जाएगी। इसी तरह से क्या है कि मानो किसी व्यक्ति पे अपराध है, तो उस व्यक्ति से खुद अगर मानो पुलिस उस पर किसी टॉर्चर करके बोले कि जाके कबूल करो, तो उसका कबूलनामा मतलब सुप्रीम कोर्ट में मान्य, या हाई कोर्ट मतलब कोर्ट्स में क्या होता है, मान्य नहीं होता है। तो अर्थात अपने खिलाफ गवाही दी गई वो मान्य नहीं होती है। ठीक है, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22 का कहता है कुछ मामलों में हिरासत, कुछ मामलों में हिरासत एवं नजरबंदी से संरक्षण, कुछ मामलों में हिरासत एवं नजरबंदी से संरक्षण, एवं नजरबंदी से संरक्षण। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मानो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है, तो उसके क्या है कि आपको 24 घंटे के अंदर उसे कोर्ट के सामने पेश करना होगा। उस व्यक्ति को अपनी बात रखने के लिए एक वकील प्रोवाइड करा, वकील से बात करने का अधिकार होगा। इस तरह से कुछ अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, तो इसी तरह से अनुच्छेद 26 कुछ मतलब धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 26 क्या कहता है, धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन, धार्मिक स्वतंत्रता, प्रबंधन की स्वतंत्रता। ठीक है, जैसे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 25 से 28 तक, तो उसी में एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल 26, धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन की स्वतंत्रता। मतलब कोई धर्म विशेष के व्यक्ति किसी धार्मिक संस्था का मतलब गठन करना चाह रहे हैं, तो उसे उसकी स्वतंत्रता देता है आर्टिकल 26। तो इस तरह से आप ये तीनों देख रहे हो। तो और इसमें पूछ रहा है जीवन व्यक्तिगत स्वतंत्रता, तो अनुच्छेद 21 हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता बताया। इसका तो सीधा ही जवाब दे देते थे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 11 का क्वेश्चन, 10 का डी। 10 का डी एस राधाकृष्णन ने, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था कि मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता। किसने कहा था, तो एस राधाकृष्णन ने किया था। तो 10 का क्या हो जाएगा, 10 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। क्या पूछ रहा है, नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, विधि के समक्ष समानता का अधिकार, आर्टिकल 24, लोक नियोजन में अवसर की समानता, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 16, अस्पृश्यता का अंत 17 और शिक्षा का अधिकार। देखिए शिक्षा का अधिकार, इसको मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, विधि की समक्ष समानता आर्टिकल 14, लोक नियोजन में अवसर की समानता, मतलब जो सरकारी सेवाएं होती हैं, सरकारी भर्ती होती हैं जिसकी आप और हम सब तैयारी करते हैं, तो उसमें क्या है, अवसर के लिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए अवसर की क्या है, समानता है। तो वो आर्टिकल 16 है। अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत का अंत हो, ये कौन सा आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 17 कहता है। शिक्षा का अधिकार, देखिए शिक्षा का अधिकार क्या कहता हूँ, देखिए शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार आर्टिकल
21A कहता है, आर्टिकल 21A। ठीक है, और यहाँ क्या दे रखा है, आर्टिकल 18। तो 18 क्या है, इसका आंसर क्या हो जाता है ये, क्योंकि पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आर्टिकल 18 क्या कहता है, आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। ठीक है, आर्टिकल 18 क्या कहता है कि कोई व्यक्ति मानो कुछ है, ठीक है, किसी पद पर है, तो वो उसे अपने आगे नहीं लगा सकता है, क्योंकि उपाधियों का क्या है, अंत बोल रखा है। ठीक है, तो इसलिए भारत संविधान में आर्टिकल 18 क्या कहता है, उपाधियों का अंत हो। और शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार क्या है, तो शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A के तहत एक मौलिक अधिकार है, परंतु यहाँ पे आर्टिकल 18 दे रखा है, इसलिए मिसमैच है। तो आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 11 का डी। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। कह रहा है इनमें कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, कौन नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, समान कार्य के लिए समान वेतन, कानून के समक्ष समानता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो देखिए समान काम के लिए समान, समान कार्य के लिए, समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन, ये आर्टिकल अनुच्छेद 39 घ के अंतर्गत क्या है, नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक, नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, अर्थात क्या है, ये मौलिक अधिकार नहीं है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन क्या है, मौलिक अधिकार नहीं है, क्या है ये, डीपीएसपी है, डीपीएसपी अर्थात नीति निर्देशक सिद्धांत है। नीति निर्देशक सिद्धांत की व्याख्या देखोगे तो आप देखोगे संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक किसकी व्याख्या, किसके बारे में बताया गया है, तो वो बताया गया है डीपीएसपी अर्थात इसके बाद नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। ठीक है, तो बाकी कब तीन कैसे हैं, बाकी के तीन मौलिक अधिकार हैं, परंतु समान कार्य के लिए समान वेतन ये मौलिक अधिकार नहीं है, ये है नीति निर्देशक तत्व, जो कि संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन से क्या तात्पर्य है कि चाहे पुरुष हो चाहे औरत, अगर वो एक जैसा काम कर रही हैं तो उन्हें वेतन की जो है वो समानता हो, मतलब समान वेतन दिया जाए, समान पैसे दिए जाएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, अंडर विच ऑफ द आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी प्रेसिडेंट सस्पेंड द एनफोर्समेंट फंडामेंटल राइट। कह रहा है निम्न में से किस संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं। आर्टिकल 358, आर्टिकल 359, आर्टिकल 13, आर्टिकल 356। तो देखिए आर्टिकल 359, आर्टिकल 359 के तहत क्या होता है कि आपातकाल की स्थिति में, आपातकाल, आपातकाल की स्थिति में, आपातकाल की स्थिति से तात्पर्य है कि जैसे किसी देश से कोई युद्ध छिड़ जाए भारत का, तो ऐसी स्थिति क्या है, आपातकाल की स्थिति है। ऐसी स्थिति में संसद चाहे या सरकार क्या करती है, मौलिक अधिकारों को कुछ समय के लिए छीन सकती है, केवल 20 और 21 के छोड़कर। ठीक है, आपातकाल की स्थिति में तो क्या चल, राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत क्या कर सकता है, मूल अधिकारों को, मूल अधिकारों, मूल अधिकारों का, मूल अधिकारों को स्थगित कर सकता है उस समय के लिए, क्या कर सकता है, स्थगित कर सकता है, अर्थात छीन सकता है। ठीक है, कुछ समय के लिए, जब तक कि ऐसी स्थिति बनी रहती है। राष्ट्रपति आर्टिकल 359 के तहत आपातकाल की स्थिति में मूल अधिकारों को स्थगित कर सकता है, बशर्ते 20 और 21 के अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद 20 और 21 के अंतर्गत क्या होता है, कुछ समय के लिए वो छीन सकता है। ठीक है, तो 13 का क्या हो जाएगा अपना, 13 का हो जाएगा, 13 का बी। कभी पूछे तो आर्टिकल, और कभी कभी आपसे दूसरा प्रश्न पूछ सकता है कि राष्ट्रपति आपातकाल की स्थिति में निम्नलिखित में से किन मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकता, तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 मैंने आपको बता ही दिया है। आर्टिकल 20 क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार था। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14,
सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान अधिकार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। समान लोगों में विधि समान होगी तथा समान रूप से प्रशासित होगी। पूछ रहा है कि 14, ठीक है। ए कह रहा है ए सही है, आर गलत है, और ए गलत है, आर सही है। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। देखिए फिर देखते हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान अधिकार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। ठीक है, कैसे क्या होता है? मानो समाज में आपको हर तरह का आदमी दिखने को मिलता है, अमीर गरीब ऊंच नीच हर तरह की सामाजिक, क्या भारत में क्या सामाजिक विविधता है। विविधता का मतलब है कि आपको समाज में एक ही मोहल्ले, एक ही गांव, एक ही शहर के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के लोग देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, एक बहुत ज़्यादा पैसे वाला है तो एक बहुत गरीब है, एक उच्च जाति से है तो एक निम्न जाति से है। तो राज्य क्या करता है, ऐसे लोगों में समानता पैदा करने के लिए या निचले तबकों के लोगों को उच्च स्तर तक लाने के लिए कुछ भेदभाव कर सकता है। वही यहाँ कह रहा है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में समान अधिकार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए, मतलब जो लोग निम्न स्तर के हैं, गरीब हैं या निम्न जाति से हैं, ठीक है, के लिए विभिन्न व्यवहार कर सकता है। अर्थात उनको कुछ स्पेशल राइट्स दे सकता है या किसी नौकरी में या किसी पेशा में कुछ छूट दे सकता है। तो पहला सही है हमारा। समान लोगों में विधि समान होगी, समान रूप से प्रशासित की जाएगी। ये बात भी सही है कि कानून के समक्ष सभी समान हैं, चाहे पैसे वाला हो या अमीर हो, परंतु कुछ लोगों को अगर मतलब देश को आगे बढ़ाना है तो निचले तबकों को भी ऊपर लेके आना होगा, इसलिए कुछ विशेष तरह की छूट उनको दे सकता है। इसका मतलब क्या है, दोनों ही सही हैं और ए आर ए की व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। आर्टिकल 21 प्रोवाइड्स फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन एज ऑफ ग्रुप। कह रहा है आर्टिकल 21 अनुच्छेद 1, आर्टिकल 21A कह रहा क्या कहता है? तो आर्टिकल 21A क्या है, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड्स करता है किन से? तो 6 to 12 ईयर्स, किसके? 6 to 12 ईयर्स, मतलब 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनुच्छेद 21 क्या प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 21 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए क्या है, फ्री एजुकेशन का प्रावधान करता है। ठीक है, तो 6 से 14 वर्ष के लिए क्या है, फ्री एजुकेशन का प्रावधान करता है। ये कब जोड़ा गया था आर्टिकल 21? तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत एक आर्टिकल जोड़ा गया जिसे अनुच्छेद 21A कहते हैं, और इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का क्या किया गया, प्रावधान किया गया। तो 6 से 14 वर्ष, तो 15 का क्या हो जाएगा, 15 का हो जाएगा डी, आर्टिकल मतलब क्वेश्चन नंबर 15 का डी हो जाएगा। कभी पूछे कि अनुच्छेद 21 किसके अंतर्गत जोड़ा गया था? तो अनुच्छेद 21 संविधान संशोधन अधिनियम 86वां, तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत एक अनुच्छेद जोड़ा गया था, आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A कहता है कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों तक के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। निम्नलिखित 2 कथन हैं, ठीक है, जिनमें एक कथन ए और दूसरे कथन को कारण कहा गया है। अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है। देखिए क्या है, जैसे अस्पृश्यता जो है संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। बात सही है, अगर कोई व्यक्ति निम्न जाति का है और 4 लोगों के बीच में आप उससे दूर हो रहे हो, या जैसे ही उसने आपको टच कर दिया किसी भी तरह से आप हिंसात्मक रूप अपना ले रहे हो, तो ये संरचनात्मक जो व्यवस्था है भारत की उसका सबसे खराब स्वरूप है। ठीक है, तो ये भी पहला आंसर क्या हो जाता है हमारा, पहला ऑप्शन सही हो जाता है। अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है। ये देखिए धार्मिक स्वीकृति मतलब जैसे वेद हैं हमारे, ठीक है, ऋग्वेद हैं, उसमें क्या है बोला गया है ना, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र। ठीक है, ये क्या है, ठीक है, तो जैसे आप देखो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये क्या, वहीं से जाति व्यवस्था पनप जाती है। तो जाति व्यवस्था का आधार कहाँ से है? तो जाति व्यवस्था का आधार धार्मिक जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं वहीं से जाति व्यवस्था का आधार पैदा हुआ है, तो धार्मिक स्वीकृति है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे दोनों ही सही हो जाते हैं। तो 16 का क्या हो जाएगा, 16 का हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की व्याख्या करता है, आर ए की व्याख्या करता है। ठीक, तो चलते हैं। और जैसे आर्टिकल मैंने थोड़ा देर बताया था आपको, आर्टिकल 17,
आर्टिकल 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, मतलब अस्पृश्यता, छुआछूत खत्म होनी चाहिए। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 17 कहता है कि छुआछूत की भावना को खत्म करना चाहिए या छुआछूत को खत्म करना चाहिए। ये अनुच्छेद संविधान का अनुच्छेद 17 कहता है। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता। सही है। संविधान केवल भाषाई एवं धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। संविधान केवल भाषाई एवं धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्यों हो जाएगा? देखिए, भारतीय संविधान का आर्टिकल 30 अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग को शब्द को परिभाषित, मतलब संविधान में अल्पसंख्यक वर्ग को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। ये बात सही है। ठीक है। फिर कह रहा है केवल भाषा के आधार पर और धार्मिक आधार पर ही अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता दी गई है। ये भी सही है। परंतु इन दोनों में क्या है? दोनों कथन कारण सही हैं, लेकिन एक दूसरे के जो है कारण जो है कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। क्यों? देखिए, भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। इस बात से क्या तात्पर्य है कि अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं किया गया। तो ये क्या है? दोनों सही तो हैं पर कथन कारण की व्याख्या नहीं करता है। इसलिए क्या है? ए और आर दोनों सही है, परंतु कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है। 17 का बी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? फिर से आ गया। तो अभी मैंने बता दिया विदेशी नागरिकों को कौन कौन से प्राप्त नहीं है। 15, 16, 17, 19, 15, 16, 19, 29 और 30। 15, 16, 19, 29 और 30 ये 5 ऐसे अधिकार हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं प्राप्त हैं। ठीक है। तो इनमें से जो नहीं होगा वही है विधि के समक्ष समानता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए, विधि के विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ पर है? तो इसमें से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस में आती है? आर्टिकल 19 में। तो ये सिर्फ किसको प्राप्त है? ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। किसको? केवल भारतीयों को प्राप्त है आर्टिकल 19। क्यों? कह रहा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, जबकि बाकी के 3 ये 21 में है, शोषण के विरुद्ध 23-24। ठीक है। विधि के समक्ष समानता 14। इसका मतलब क्या है? आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्यों? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार किस में दिया गया? आर्टिकल 19 में दिया गया, जबकि अनुच्छेद 19 सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। हाँ, निम्नलिखित में कौन भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? कह रहा है समानता का अधिकार, विरोध का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो देखिए, विरोध का जो अधिकार है, विरोध का अधिकार ये प्रदत्त भारत संविधान के द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है। ठीक है। तो 6 मूल अधिकारों में कौन सा शामिल नहीं है? तो आर्टिकल 19 का क्या हो जाएगा? बी। विरोध का अधिकार शामिल नहीं है, समानता अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28। ठीक है। और समानता का अधिकार 14 से 18। ठीक है, 14 से 18। ये इस तरह से है, पर विरोध का अधिकार का संविधान में मूल अधिकारों में नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा, ठीक है, प्रदान किया गया है। मत पूछ रहा है ऐसे कौन से 5 अनुच्छेद हैं जो संविधान में समानता के अधिकार की व्याख्या करते हैं। तो किसके अधिकार की? समानता के अधिकार की। तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 18 तक क्या दिया है? समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी का अधिकार दिया गया है 14 से 18 तक। अनुच्छेद 14 से 18 तक क्या है? यही 5 अनुच्छेद हैं, जिसमें आप देखोगे तो 14, 15, 16, 17 और 18, ये 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 अनुच्छेद क्या हैं? ऐसे हैं जो संविधान में क्या करते हैं? समानता के अधिकार को
प्रदान करते हैं, ठीक है, समानता के अधिकार को प्रदान करते हैं। तो अनुच्छेद 14 से 18 तक संविधान में समानता के अधिकार की व्याख्या की गई है। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के किस खंड के अंतर्गत पिछड़े वर्ग के लिए, पिछड़े वर्ग मतलब ओबीसी के लिए, किसके लिए, ओबीसी, ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान है, ठीक है। तो 16 तो ओबीसी के लिए, ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। ओबीसी के लिए आरक्षण किस में है, ओबीसी के लिए आरक्षण अनुच्छेद 16(4), अनुच्छेद 16(4) में क्या किया गया है, ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 16(4) में ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, ठीक है। कभी पूछ रहा भारत संविधान के अनुच्छेद 16 के किस खंड के अंतर्गत, तो उसकी 4 खंड हैं, 1, 2, 3, 4, तो उसमें से किस खंड के अंतर्गत आपको आप देखने को मिलता है कि ओबीसी जो है, अदर बैकवर्ड कास्ट जो है, उसके अंतर्गत आपको आरक्षण का प्रावधान है। तो अनुच्छेद 16(4), 16(4) के अंतर्गत आरक्षण का प्रावधान है किसके लिए, ओबीसी वर्ग के लिए। क्वेश्चन नंबर 22, भारत संविधान के अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों के अंत का प्रावधान है, ठीक है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था उपाधियों का अंत, आर्टिकल 18, इसके बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। भारतीय नागरिक मतलब नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ के पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से उपाधि स्वीकृति नहीं कर, राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा, ये सही है। राज्य विद्या अथवा सैनिक विशेषता हेतु कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए कह रहा है कि आर्टिकल 18 जो है ना, उपाधियों के अंत का अंत करता है, मतलब इस समाज में सामाजिकता लाने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी व्यक्ति को लगातार उपाधि देते ही जा रहे हैं, इससे क्या होता है, सामाजिक विविधता में विविधता पैदा होती है, असमानता पैदा होती है, ठीक है। तो इसलिए संविधान क्या कहता है, ऐसा कोई व्यक्ति कोई उपाधि नहीं लगाएगा। इससे क्या है कि मतलब दूसरे व्यक्ति को छोटा फील नहीं होता। आपके सामने कोई अभी बहुत बड़ा कुछ बहुत बड़े पद पर कोई व्यक्ति आया तो आपको छोटा फील होने लगता है। तो इसे संविधान क्या कहता है, उपाधियों के अंत की व्याख्या करता है, मतलब उपाधियों के अंत का प्रावधान करता है। पर कुछ स्थितियों में उपाधियां दी जाती हैं। अब जैसे राज्य, इसमें से देखो, राज्य विद्या अथवा सैनिक विशेषता हेतु कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा, यही गलत है। राज्य क्या करेगा, वैसे उपाधि प्रदान नहीं करेगा, परंतु जैसे कोई टीचर है, कुछ विद्या के क्षेत्र में, किसी सैनिक ने कुछ मतलब बहुत बड़ा काम किया है, सैनिक ने अपने देश की रक्षा करने में कुछ विशिष्ट योगदान दिया है, तो राज्य ऐसे व्यक्तियों को जैसे परमवीर चक्र वगैरह दिए जाते हैं, ठीक है, तो उस तरह के सम्मान दे सकता है। तो इसमें क्या रहा, नहीं प्रदान करेगा, यही क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो आर्टिकल का 22 का क्या हो जाएगा, 22 का सी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, विद्या और सैनिक विशेषता के हेतु कोई उपाधि, जबकि इन दोनों के अलावा कोई नहीं करेगा। इनके क्षेत्र में आप राज्य देखोगे तो राज्य आपको उपाधि प्रदान कर सकता है, किसके में, विद्या के क्षेत्र में और सैनिक पराक्रम के क्षेत्र में। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, ठीक है। तो अनुच्छेद आर्टिकल 19 से लेकर 22, आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, ध्यान रखना, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट, आर्टिकल 19 to 22, ठीक है। तो 19, 20, 21 और 22 कौन सा पूछा, ये 4 अनुच्छेद। तो 19, 21, 22 में किसका प्रावधान है, तो 19 से लेके 22 तक। आर्टिकल आंसर क्या हो जाएगा, 23 का ए। कभी पूछे स्वतंत्रता का अधिकार किस संविधान के किन अनुच्छेदों में है, तो अनुच्छेद 4, इसमें 19 से लेके 22 तक है। 19, 20, 21, 22 4 अनुच्छेद हैं जिसके अंतर्गत आपको स्वतंत्रता का अधिकार देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से अनुच्छेद में उपबंध नहीं है कि 14 वर्ष से कम किसी बालक को किसी कारखाने या खाने में काम करने के लिए नियोजित में नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। पर संकटमय, देखिए क्या होता है, जो अनुच्छेद 24 है, आर्टिकल 24 है, वो ये कहता है कि 14 वर्ष से कम, 14 वर्ष, किससे, 14 वर्ष से कम
14 वर्ष से कम किसी बच्चे को, 14 वर्ष से कम के किसी बच्चे को, 14 वर्ष की आयु से कम किसी वर्ष बच्चे को ऐसे मतलब ऐसे जैसे क्या है, पर संकटमय, मतलब पर संकट मतलब ऐसे क्षेत्र जहाँ पे व्यक्ति उस बच्चे की जान को खतरा हो, उसके शारीरिक उसको चोट लगे, जैसे कारखाने हो गए, ठीक है, कारखाने का मतलब ऐसे कारखाने जहाँ पे आपको देखो धुआं मतलब पटाखे वगैरह बनते हों, उस तरह के कारखाने हो गए, मतलब जहाँ से उसको शारीरिक चोट लग सकती है, उसके शरीर पे प्रभाव पड़ सकता है, पर संकट हो, जहाँ संकट वाले जो कारखाने हैं, संकट वाले जो काम हैं, उनमें 14 वर्ष से कम व्यक्ति को, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को आप काम पर नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 24 कहता है नहीं लगाया जाएगा, ध्यान रखना। 14 वर्ष से कम बच्चा जैसे ऐसी जगह पे काम कर सकता है जहां उसके शरीर को कोई नुकसान पहुंचने के चांसेस बहुत कम हो, पर जहां चांसेस ज़्यादा हो, पर संकट में जहां संकट ज़्यादा हो, वहां पे 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को काम पर नहीं लगाया जा सकता, अनुच्छेद 24 कहता है। 24, ठीक है। 25, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ पे दिया गया है, ये देखिए पहले तो। धार्मिक धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ, 25 से लेके 28 तक, ठीक है। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में दिया गया है, जहाँ पे धर्म के प्रचार करने का अधिकार है, ये सही है। सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार है, ये भी सही है। राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, ये भी सही है। धार्मिक निकायों के लोगों को धर्म परिवर्तन, ये नहीं है, ठीक है, धर्म परिवर्तन का अधिकार नहीं है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसलिए आप देखोगे अभी जल्दी में, चाहे यूपी सरकार हो कोई भी हो, इन चीज़ों पे कानून मतलब नियम बना रही है, पारित कर रही है, कानून बना रही है, क्यों, ताकि लोग धर्म परिवर्तन मतलब जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन न कराया जा सके। तो धार्मिक परिवर्तन का जो अधिकार है वो धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है। तो आप देखोगे इसमें अंतर्गत सम्मिलित है, तो पहला सम्मिलित है, दूसरा है, तीसरा है, लेकिन चौथा नहीं है, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा, 25 का ये जाएगा ए। 26 कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार बी है, ठीक है। कौन सा एक अधिकार, मानव अधिकार भारत संविधान के अंतर्गत क्या है, मौलिक अधिकार भी है। तो सूचना का अधिकार, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और मकान का अधिकार। तो अभी मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 ए के तहत शिक्षा का अधिकार क्या है, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार है, ठीक है। शिक्षा का अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार है। थोड़ी देर पहले ही बताया था कि अनुच्छेद आर्टिकल 21 ए के तहत शिक्षा का अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार एक मानव अधिकार भी है। तो क्या हो जाएगा, 26 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए 26 का सी का क्या तात्पर्य है कि 86वीं संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान में एक अनुच्छेद जोड़ा गया जिसे 21 ए कहा गया, ठीक है। इसमें प्रावधान किया गया कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। तो शिक्षा का अधिकार क्या है, एक मौलिक अधिकार है, ठीक है, और मौलिक अधिकारों के साथ साथ व्यक्ति का अपना भी अधिकार है, अर्थात मानव अधिकार भी है। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से संबंधित है, ठीक है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों से संरक्षण, देखिए अल्पसंख्यक वर्ग मैंने आपको बताया था किस आधार पर, एक भाषाई आधार पर है, एक भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक, और दूसरा धार्मिक आधार पर, भाषाई आधार पर और धार्मिक आधार पर, ये क्या है, अल्पसंख्यक वर्ग हैं, ठीक है। तो कह रहा कौन सा अनुच्छेद है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करता है, तो आर्टिकल 29, 29 जो है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करता है, ठीक है। सीधा सीधा प्रश्न है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक है,
मौलिक अधिकारों का संरक्षक है से क्या तात्पर्य है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन सरकार या कोई संस्था या कोई व्यक्ति कर रहा है तो व्यक्ति कहाँ जाएगा? सीधे आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 अर्थात 226 के तहत कहाँ जाएगा? हाई कोर्ट। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसको कहा जाता है? कोर्ट को कहा जाता है। ठीक है, कोर्ट। कोर्ट का मतलब हाई, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 226 के तहत कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट जा सकते हैं, अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का क्या हुआ? हनन हुआ है। तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय है। तो 28 का क्या हो जाएगा? 28 का हो जाएगा ए। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे ही आपके मौलिक अधिकारों का हनन होगा, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? एक रिट जारी कर देगा कि इस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन के पीछे क्या कारण थे, आकर हमें बताइए। और अगर वो वो हनन के कारण गैर जिम्मेदार हुए तो सुप्रीम कोर्ट को फटकार लगाते हुए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को फिर से लागू कर देगा। इसी तरह से हाई कोर्ट को भी वो शक्तियां प्राप्त हैं अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 29, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है। ठीक है, वर्तमान समय में संपत्ति का अधिकार है। देखिए, संपत्ति के अधिकार के बारे में जानते हैं। संपत्ति का अधिकार, ठीक है, अनुच्छेद 19 संपत्ति का अधिकार का अनुच्छेद 19(1) के तहत और अनुच्छेद 31 के तहत, अनुच्छेद 31 के तहत, अनुच्छेद 31 के तहत क्या है? एक समय तक क्या था? मौलिक अधिकार था, मौलिक अधिकार था। ठीक है, अनुच्छेद 19(1) अनुच्छेद 19(1) के तहत और अनुच्छेद 31 के तहत क्या था? मौलिक अधिकार था। किंतु 44वां संविधान संशोधन, किंतु 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर क्या? संपत्ति द्वारा संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों की श्रेणी से, मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर संविधान के भाग 12 और अनुच्छेद 300 का, अनुच्छेद 300 का के तहत इसे क्या बना दिया गया? एक विधिक अधिकार बना दिया गया। विधिक मतलब कानूनी अधिकार, कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार था, विधिक अधिकार बना दिया गया। कैसा है? तो ये वैधानिक अधिकार है। तो आप फिर से देखिए, कभी आपसे पूछे कि संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार था? मौलिक अधिकार था। अनुच्छेद 19(1) के तहत और अनुच्छेद 31 के तहत मौलिक अधिकार था। किंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकारों को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर उसे एक कानूनी या वैधानिक अधिकार बना दिया गया और उसे संविधान के भाग 12 और अनुच्छेद 300 के तहत डाल दिया गया। इस तरह से संपत्ति का अधिकार अब वर्तमान में मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि एक कानूनी अधिकार या वैधानिक अधिकार है। इन इंडिया हु कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन्स, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? पूछ रहा है। तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट है। परंतु मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो वो कर सकती है भारत की संसद, क्योंकि कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो कानून बनाने का अधिकार संसद को है, अनुच्छेद 368 के तहत। तो अनुच्छेद 368 के तहत संसद को क्या प्राप्त है? संविधान संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, तो कौन कर सकता है? तो वो संसद कर सकती है। देखिए फिर से सुनिए कि देखो, कभी पूछे कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो वो सुप्रीम कोर्ट है। संरक्षक का मतलब है वो मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है कि संसद कुछ ऐसा कानून न बना दे जिसे मौलिक अधिकारों का, व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का क्या हो? हनन हो। किंतु मौलिक अधिकारों परिवर्तन या संशोधन करने की शक्ति किसकी है? तो वो अनुच्छेद 368 के तहत किसकी है? वो संसद की है। ठीक है, तो संसद ही मौलिक अधिकारों में क्या कर सकती है? संसद ही मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? ठीक है, कौन मौलिक अधिकार नहीं है?
उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, समान काम के लिए समान वेतन, कानून के समक्ष बराबरी और धर्म पालन की स्वतंत्रता। तो मौलिक अधिकार नहीं है। थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था, समान काम के लिए समान वेतन क्या है, अनुच्छेद 39 घ के तहत क्या है, डीपीएसपी अर्थात राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है। इसका मतलब क्या है, समान काम के लिए समान वेतन मौलिक अधिकार नहीं है। समान काम के लिए समान वेतन क्या है, वो एक मतलब क्या, डीपीएसपी है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर विवेक युक्त नियंत्रण लगाने का अधिकार किसको है, तो ये अभी फिर से अभी मैंने बताया था, विवेकपूर्ण शक्ति किसकी है, तो वो है भारत की संसद की। संसद अनुच्छेद आर्टिकल 368 के तहत क्या कर सकती है, विवेकपूर्ण नियंत्रण लगा सकती है। तो 32 का क्या हो जाएगा, तो 32 का डी हो जाएगा। ठीक है, तो और मौलिक अधिकार के लिए देखोगे तो भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में संविधान में बताया गया है। कभी पूछे कि मौलिक अधिकार कहाँ पर है, किस भाग में है, तो भाग 3 में है। किन अनुच्छेदों के अंतर्गत हैं, तो 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार आपको देखने को मिलते हैं। संसद आर्टिकल 368 मतलब 368 के तहत संविधान में संशोधन कर सकती है, और उसी संशोधन करने की शक्ति के अंतर्गत वो मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। तो 32 का डी हो जाएगा। ठीक है, 32 डी। अब आ रहा 33, संविधान के अनुच्छेद 12 में दी गई राज्य पद की परिभाषा निम्नलिखित के संदर्भ में सुसंगत है। ठीक है, अनुच्छेद 12 में क्या दी गई है, राज्य की परिभाषा दी गई है, और वो किसके लिए है, तो संविधान के केवल भाग 3 एवं 4 के लिए। इसको सीधे से याद रख लेना कि संविधान का में क्या है कि संविधान अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। देखिए 12 से और मतलब आर्टिकल 12 में एक डेफिनेशन है राज्य की, किसकी, राज्य की। ठीक है, तो ये राज्य की परिभाषा किस पर लागू होती है वो कह रहा है, तो वो राज्य की परिभाषा संविधान के केवल भाग 3 एवं भाग 4। भाग 3 में कौन है, भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं, भाग 3 में मौलिक अधिकार, और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो भाग 3 एवं भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। आर्टिकल 12 में जो राज्य की परिभाषा दी गई है वो इन्हीं दोनों भागों के लिए दी गई है, ध्यान रखना। ठीक है, तो आर्टिकल 12 में 12 और भाग 3 एवं 4। तो 33 का कौन सा आंसर हो जाएगा, 33 का हो जाएगा बी। तो 33 का बी। 34, किस न्यायालय या न्यायालयों में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को चुनौती दी जा सकती है, किस न्यायालय या न्यायालयों में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों में किस न्यायालय या न्यायालयों में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को चुनौती दी जा सकती है। तो अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो व्यक्ति आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट या आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकता है। दोनों ही दोनों ही क्या है, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, तो 34 का क्या हो जाएगा, सी। 34 का हो जाएगा सी। 35, वो कौन सा मूल अधिकार है जो संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत उद्घोषित आपात में भी स्थगित नहीं किया जा सकता। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना आपको कि आर्टिकल 359 के तहत सुप्रीम राष्ट्रपति चाहे तो जो आपातकालीन स्थिति है उसमें मौलिक अधिकारों का मतलब स्थगित कर सकता है कुछ समय के लिए, परंतु मैंने थोड़ी देर पहले बताया था अनुच्छेद 20 और 21 इनको वो हनन नहीं कर सकता। ठीक है, तो अनुच्छेद 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो अनुच्छेद 21, तो इसी में क्या कह रहा है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विधि के समक्ष समानता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अर्थात आर्टिकल 21
आर्टिकल 21 इनको क्या है कि वो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत उद्घोषित आपात में भी स्थगित नहीं कर सकता, कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, बाकी के जितने भी मूल अधिकार हैं उन सबको छीन सकता है, परंतु अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 20 को वो राष्ट्रपति चाहे तो भी नहीं छीन सकता। 36 मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है। संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार न्यायिक व्याख्याओं के अधीन है। देखिए फिर से देखिए कि मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है। निरपेक्ष का मतलब है नहीं है, मतलब नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो निरपेक्ष का मतलब होता है कि उनमें मतलब वो एक सीमा से परे हैं, उनमें किसी भी तरह का कोई संशोधन, जैसे हैं वैसे ही हैं, आप उन्हें छीन नहीं सकते, कम नहीं कर सकते। परंतु यहाँ क्या कह रहा है? निरपेक्ष नहीं है, अर्थात हम भारत का संविधान लचीला है और कठोर भी है। इसका मतलब है कि समय एवं परिस्थिति के हिसाब से संसद चाहे तो संशोधन कर सकती है, इसलिए कह रहा है मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है। इसलिए आप देखोगे आर्टिकल 359 के तहत आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति आप अनुच्छेद 21 और 20 के छोड़कर बाकी के मौलिक अधिकारों को क्या कर सकता है? स्थगित कर सकता है। इसका मतलब निरपेक्ष नहीं है। संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार न्यायिक व्याख्याओं के अधीन है, ये भी बात सही है। तो हमारा क्या हो जाएगा? दोनों ही सही हैं। तो ठीक है, और इसका क्या व्याख्या भी करता है, तो 36 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्यों करता है? मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है, इसका मतलब उन पर युक्त निर्बंधन किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो मौलिक अधिकार के व्याख्याओं के अधीन है। व्याख्या का मतलब समय समय पर उन पर चर्चाएं होती हैं कि किस मौलिक अधिकार से देश में क्या हो रहा है और उसको छीन कब कितनी मात्रा में कम किया जा सकता है या बढ़ाया जा सकता है। 36 का ए। 37 किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व पुण्यात्मा लोगों की पवित्र आकांक्षा मात्र हैं? तो ये सीधा सीधा प्रश्न आइवर जेनिंग्स ने। ठीक है, 37 का क्या हो जाएगा? 37 का हो जाएगा बी। 37 का बी। थोड़ा जान लेते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत। तो नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक, अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक क्या है? दिए गए हैं। और आइवर जेनिंग्स ने इसने कहा था पुण्य आत्मा लोगों की पवित्र आकांक्षा मात्र हैं। ठीक है, आइवर जेनिंग्स ने कहा था कि ये पुण्य जो मतलब वहाँ के महान लोग थे उनकी सिर्फ इच्छा मात्र है, आकांक्षा मात्र है। ठीक है, तो 37 का क्या हो जाएगा? 37 का बी हो जाएगा। और कभी पूछे तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे, आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि भारत के संविधान में क्या है कि जब भारत का संविधान बन रहा था तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो प्रारूप समिति ने संविधान निर्माण से पहले कई देशों के संविधान का अध्ययन किया था। तो जिस देश के संविधान से जो भी हमें अच्छा लगा हमने अपने देश के संविधान में उसको ग्रहण कर लिया। तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, अर्थात DPSP कहाँ पर है? आयरलैंड के संविधान से, वहाँ से हमने अपने देश के संविधान में रख लिए हैं। 38 निम्नलिखित में से राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद राज्य को निर्देशित करता है कि वे उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित करें? उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित करें। तो आर्टिकल 33A। ठीक है, इसे आर्टिकल 33 इसे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, तो 43A को किसके द्वारा? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था। तो 38 का क्या हो जाएगा? 38 का ए हो जाएगा। कह रहा है किस निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों DPSP, डायरेक्टर प्रिंसिपल DPSP, ठीक है, कौन सा अनुच्छेद राज्य के निर्देशित करता है कि वे उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता, मतलब राज्य सुनिश्चित करता है कि कोई उद्योग खोल रहा है तो उसमें लोगों को रोजगार दे, उनके कामगारों की सहभागिता को सुनिश्चित करे। ठीक है, तो आर्टिकल 34A, 43A, 33A, मतलब 43A, सॉरी, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43A इसका प्रावधान करता है। और इस अनुच्छेद को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था DPSP के अंतर्गत। 39 निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है,
कह रहा है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखेगा, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। ठीक है, कह रहा है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, ये भी सही है। सरकारी समितियों का संवर्धन, ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि, ये भी ठीक है। तो अब देखते हैं ऊपर वाला क्या कहता है। तो अनुच्छेद 37 क्या कहता है ये देखते हैं पहले। ठीक है, तो अनुच्छेद 37 कहता है डीपीएसपी प्रकृति उनको लागू करने के बारे में बताता है अनुच्छेद 37। ठीक है, तो अनुच्छेद 37 क्या कहता है, डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रकृति एवं उनको लागू करने के सिद्धांत के बारे में, बताता है। ठीक है, डीपीएस की प्रगति और उनको लागू करने के सिद्धांत के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है, आर्टिकल 37। जबकि अनुच्छेद 38 क्या कहता है, आर्टिकल 38। अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। ठीक है, तो क्या कहता है, जो इसमें दे रखा है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, ये अनुच्छेद 38 में कहा गया है। तो इसका मिसमैच कौन सा है, सुमेलित नहीं है, तो ये ए हमारा सही हो जाता है, क्योंकि 37 कहता है डीपीएसपी की प्रकृति एवं उनको लागू करने के सिद्धांत के बारे में, जबकि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, ये अनुच्छेद 38 कहता है। भारत के संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, भाग 4 आर्टिकल अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक। ठीक है, भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक किसका वर्णन है, तो वो है डीपीएसपी का। किसका, डीपीएसपी किसमें, भाग 4 में। ठीक है, तो भाग 2 में क्या है, नागरिकता है, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मूल अधिकार और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यही वो पूछ रहा है कि भाग 4 में संविधान में किस भाग में, तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य जीव की रक्षा के लिए प्रावधान पाए जाते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से भारत के किस संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीव की रक्षा के लिए प्रावधान पाए जाते हैं। तो देखिए 41 है ना, तो 41 के अंतर्गत देखते हैं। देखिए तो ठीक है, आर्टिकल 48A और आर्टिकल केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, केवल मूल कर्तव्यों में, केवल दोनों में, तो ये दोनों में मिलता है। ठीक है, तो आर्टिकल 51AG, ठीक है, तो डीपीएसपी के अंतर्गत इसमें और मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत, ठीक है, मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत 51AG में आपको क्या है, पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन, वन एवं वन जीव की रक्षा के लिए प्रावधान पाए जाते हैं। किस किस में, तो अनुच्छेद डीपीएसपी के अंतर्गत 48A में और मूल कर्तव्य के अंतर्गत 51(1)G में। ठीक है, तो ये प्रावधान आपको देखने को मिलता है। तो इसका मतलब क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्य दोनों में देखने को मिलता है। 42 और इजी स्टडी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में कौन से भागों में विभाजित किए गए हैं। कह रहा है कि डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को आसानी से पढ़ने के लिए, आसानी से समझने के लिए उनसे किन भागों में बांटा गया है, समाजवादी, उदारवादी, गांधीवादी या उपरोक्त सभी। तो ये हो जाता है अपना सीधा उपरोक्त सभी। तो जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनको समझने के लिए, उनको आसानी से पढ़ने के लिए, सहज अध्ययन के लिए हमने उनको समाजवादी, उदारवादी और गांधीवादी 3 भागों में बांटा है, और मतलब सारे के सारे इसमें सही हो जाते हैं, क्योंकि ऑप्शन डी में क्या है, उपरोक्त सभी हैं। 43
निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है, ये देखते हैं। एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ये है। सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, ये भी है। एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, ये भी है। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, देखिए एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना ये नहीं है। एक धार्मिक राज्य, क्योंकि भारत कैसा है, भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है। पंथ निरपेक्ष या जिसे बोल दिया जाता है धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि भारत में धार्मिक राज्य की स्थापना करने का अधिकार तो संविधान में कहीं भी नहीं दिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी। क्यों? एक धार्मिक राज्य की स्थापना करने का अधिकार न तो मौलिक अधिकार देता है, न नीति निर्देशक तत्व देते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? पूछा कौन सा सही नहीं है, तो हमारा 43 का कौन सा हो जाएगा? 43 का हो जाएगा ए, 43 का सी, 43 का क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 44, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन, ये मैंने अभी बताया आपको कहाँ पे है, अनुच्छेद 39 घ में, ठीक है। और क्या है ये? एक डीपीएसपी अर्थात राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। कौन सा? समान काम के लिए समान वेतन किसका अंग है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का। क्यों? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ है? भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक, 36 से 51 तक, ठीक है। तो 39 घ कहाँ आएगा? इसमें आएगा। तो आर्टिकल जो हमारे समान भारत संविधान में सुनिश्चित किया गया है, तो समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39 बी में, ठीक है। बी 39 घ में है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी। 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल? निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्व है? ठीक है, एक नीति निर्देशक सिद्धांत है। समान कानूनी संहिता, प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विधि के समक्ष समानता। देखिए प्रेस की स्वतंत्रता मैंने बताया 19, ये धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, और विधि के समक्ष समानता ये 14 से 18 है, ठीक है। समानता का अधिकार जो है अर्थात ये केवल और केवल 14 में देखने को मिलती है। तो इसका मतलब क्या है? इनमें ये तीनों कौन से? ये तीनों मौलिक अधिकार हैं। जबकि समान कानूनी संहिता अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44 के अंतर्गत समान नागरिक संहिता या समान कानूनी संहिता क्या है? एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है, अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा ए। तो 45 का आंसर कौन सा? 45 का है ए। क्यों? अनुच्छेद 44 के अंतर्गत जो प्रावधान है वो समान नागरिक संहिता या समान कानूनी संहिता का है। बाकी के तीन क्या है? बाकी के तीन मौलिक अधिकार हैं। आपको समझ में आ रहा है ना? अच्छे से पढ़ते हुए चलिए, सारी चीज़ें समझ में आएंगी और सारे क्वेश्चंस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए और भी बेहतर तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। 46, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? फिर से देखिए, मद्य निषेध, काम का अधिकार, समान कार्य हेतु समान वेतन, सूचना का अधिकार, ठीक है। कह रहा 46 का, तो मद्य निषेध कहाँ है? मद्य निषेध आपको देखने को मिलता है अनुच्छेद 47 में। मद्य निषेध मतलब शराब का 47। काम का अधिकार आपको देखने को मिलता है अनुच्छेद 41 में। समान कार्य के लिए समान वेतन आपको देखने को मिलेगा अनुच्छेद 39 घ में, ठीक है। किंतु सूचना का अधिकार क्या है? एक सूचना का अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में नहीं मिलता, बल्कि सूचना का अधिकार आपको वैधानिक अधिकार के अंतर्गत देखने को मिलता है, सूचना का अधिकार, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? सूचना का अधिकार राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। आंसर हो जाएगा हमारा डी। 46, 47, संविधान के अंतर्गत काम का अधिकार कहाँ पाया जाता है? अभी मैंने बताया था काम का अधिकार कहाँ है। काम के अधिकार अनुच्छेद 41 के अंतर्गत कैसा है? राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है। राज्य का नीति निर्देशक, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है, ठीक है। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है, तो कहाँ मिलता है आपको देखने को? 47 का बी, 47 का बी। काम करने का अधिकार क्या है? एक नीति निर्देशक सिद्धांत है, जो कि अनुच्छेद 41 के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। 48, निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है?
ठीक है, ये थोड़ा यहाँ पे रहेगा। राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि पुरुष और महिलाओं को समान कार्य हेतु समान वेतन, ये है नीति निर्देशों सिद्धांतों में। जीवोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार, अस्पृश्यता का उन्मूलन, काम हेतु न्याय संगत और मानवोचित दशाओं में रहें। ठीक है, पूछ रहा है कि निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशित तत्वों में शामिल नहीं है, तत्वों में शामिल नहीं है। तो ये देखिए, अस्पृश्यता का उन्मूलन मैंने आपको बताया था, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत क्या है, मौलिक अधिकार है। 17 के अंतर्गत क्या है, मौलिक अधिकार है। इसका मतलब क्या है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन का प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में नहीं होता, बल्कि कहाँ पर है, ये मौलिक अधिकारों के अंतर्गत मिलता है। अस्पृश्यता का मतलब है छुआछूत का अंतर हो, जाति पाति का समापन हो। मतलब ये कहता है कि कोई व्यक्ति ऊंच या नीच नहीं है, अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए, छुआछूत का अंत होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, आंसर हो जाएगा हमारा 48 का सी। ठीक है, तो 48 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 49, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है। कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है। तो ये भी कौन सा करता है, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत। किसके अंतर्गत, आर्टिकल अनुच्छेद 51। ठीक है, अनुच्छेद 51 के अंतर्गत क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाने में और सुरक्षा के लिए राज्य क्या है, राज्य की अपनी एक जिम्मेदारी होगी, जो कि उसको राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत दी गई है, अनुच्छेद 51 के अंतर्गत दी गई है। 50, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। देखिए, पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था अनुच्छेद 40 में की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 40 आपको कहाँ मिलेगा देखने को, तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक किसका प्रावधान है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो अनुच्छेद 36 से क्या मानते, 40 कहाँ पड़ेगा, इसी में पड़ेगा। तो पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था कहाँ है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में है। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इन्हीं को बोलते हैं DPSP। 51, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत धर्मोपदेश के अतिरिक्त कुछ नहीं है, वे राज्य को कोई भी विधायनी शक्ति प्रदान नहीं करते। ठीक है, देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत धर्मोपदेश के अंतर्गत कुछ नहीं है, पहला तो सही है। क्यों, ये राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि जो DPSP में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो सिद्धांत दिए गए हैं, राज्य उन्हें लागू करे या ना करे, ये राज्य की इच्छा पर है। तो इसका मतलब क्या है, सिवाय एक उपदेश के कुछ भी नहीं है, पहली बात सही है। वे राज्य को कोई विधायनी शक्ति प्रदान नहीं करते, ये गलत है। वे राज्य को शक्ति प्रदान करते हैं, ये बात अलग होती है कि उस पर क्या होता है कि वो राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है। पर ऐसा तो नहीं है कि संविधान उन्होंने कानून बनाने की शक्ति नहीं दी गई है, DPSP के लिए दी तो है, पर बनाए न बनाए उनकी अपनी इच्छा है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा ए सही है किंतु आर गलत है। 51 का क्या हो जाएगा, 51 का हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, तो 51 का क्या हो जाएगा, सी। 52, देश के शासन में मूलभूत तत्व के हैं, कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत पूछ रहा है, DPSP के बारे में। देश के शासन में मूलभूत तत्व हैं, ठीक है। न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, ये भी सही है। राज्य का कर्तव्य है कि विधि निर्माण में उनका सम्मान करे, ये भी सही है। तो उपयुक्त क्या हो जाएगा, उपयुक्त 3 हो जाएंगे। 52 का क्या हो जाएगा, डी। देखिए, देश के शासन में मूलभूत तत्व अर्थात इसमें वे सारे प्रावधान हैं जो किसी देश को आगे ले जाने के लिए, विकसित करने के लिए, जैसे क्या पंचायती व्यवस्था इसी में है, ठीक है। और आप देखोगे तो जैसे आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता है, जो काम करने का अधिकार है, समान काम के लिए समान वेतन है, पर्यावरण का संरक्षण है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सुधार हेतु कुछ प्रावधान है। तो ये वो जो महत्वपूर्ण है किसी देश को आगे ले जाने के लिए, वो सारे प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आपको देखने को मिलते हैं। किंतु
वही वो कह रहा है कि देश के शासन मूलभूत हैं, तो ये बात सही है। हाँ, इनको न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। क्यों नहीं कराया जा सकता वो सुनिए, मैंने आपको पहले बताया कि राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है, इसलिए इनको क्या है, धर्मोपदेश जैसा कहा गया, मतलब उपदेश जैसे हैं। राज्य चाहे तो लागू करे, राज्य चाहे तो न लागू करे, इसलिए न्यायालय द्वारा इनको लागू नहीं कराया जा सकता। राज्य का कर्तव्य है कि विधि निर्माण में उनका सम्मान करे, ये बात सही है। मैंने क्या बोला, राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है। तो राज्य अगर कोई कानून बनाता है तो उसका एक कर्तव्य बन जाता है कि वो विधि बनाते समय नीति निर्देशक सिद्धांतों का पालन करे। ठीक है, तो इस पर क्या क्या हो जाएगा, 52 का टी हो जाएगा। 53 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक तत्वों को एक ऐसा चेक बताया जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। देखिए अभी मैंने आपको क्या बोला था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केटी शाह। 53 का केटी शाह। अब इन्होंने क्यों बोला वो सुनिए, नीति निर्देशक तत्वों को एक ऐसा चेक बताया जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है। इसका मतलब क्या है कि नीति निर्देशक सिद्धांत इस तरह से हैं, एक ऐसा चेक है जिसे बनाने न बनाने का अधिकार इच्छा किस पे निर्भर करती है, राज्यों की इच्छा पर निर्भर करती है। तो उसी से उन्होंने तुलना की है। ठीक है, केटी शाह कहते हैं कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो ऐसे हैं कि उनको लागू करना न करना किसकी इच्छा पर निर्भर करता है, तो राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है, आप कुछ नहीं कर सकते। तो यही उन्होंने इस तरह से बोला है कि एक ऐसा चेक है जिसको भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। 53 का डी। 54, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा है जो संविधान के सामाजिक दर्शन को समाविष्ट करते हैं। उपरोक्त कथन किसने कहा था। ठीक है, तो उपरोक्त कथन किसने कहा था, तो ग्रेनविल ऑस्टिन द्वारा कहा गया था। ये सीधा सवाल है, सीधा देखिए, क्योंकि ऐसे कथन में क्या ही है, कोई कथन जो दार्शनिक होता है, जो विधिवेत्ता होता है, बोल देता है, तो वो बोल रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा है, किसने कहा था, तो वो ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। 55, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को निम्न में से किसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। संविधान में राज्य के नीति सिद्धांतों के बारे में निम्न में से किसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। कामगारों की निर्वाह मजदूरी, ये है। वयस्क शिक्षा, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, अनिवार्य बेसिक शिक्षा। देखिए पहला कहा गया सी डी भी कही गए, लेकिन वयस्क शिक्षा के बारे में कुछ नहीं कहा गया। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा बी। कहा गया है शिक्षा के बारे में, पर वो 6 से लेके 14 वर्ष की आयु तक के लिए, ठीक है, बोला गया। देख नहीं सॉरी, अनुच्छेद 45 में, ठीक है, अनुच्छेद 45 में कहा गया है। अनुच्छेद 45 में कहा गया 6 वर्ष से कम, 6 वर्ष से कम, 6 वर्ष से कम आयु, 6 वर्ष से कम आयु के, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है नीति निर्देशक सिद्धांत, लेकिन वयस्क शिक्षा का प्रावधान नहीं करता। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। तो 55 का बी। 56, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान में बाद में जोड़ा गया। ग्राम पंचायतों का गठन, मुफ्त कानूनी सहायता, समान नागरिक संहिता और समान नागरिक, ये दोनों ही एक दे रखें। तो जो मुफ्त कानूनी सहायता है ये बाद में जोड़ा गया था 39 का आर्टिकल 39 का के तहत। ठीक है, आर्टिकल 39 का के तहत 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा कहाँ जोड़ा गया था, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। मुफ्त कानूनी सहायता, अच्छा मुफ्त निःशुल्क विधिक सहायता 39 का, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। अस्पृश्यता का उन्मूलन का प्रयास करना, उन श्रेष्ठ विचारों को हृदय में संजोए रखना, उनका अनुसरण करना जिन्होंने हमारी स्वाधीनता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित किया, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं संवर्धन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, अन्वेषण दृष्टि, सुधार की भावना का विकास करना। ठीक है, अगर ये मैंने नहीं भी पढ़ाया तो भी आप इसको कर लोगे, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था अस्पृश्यता का समापन या उन्मूलन, ठीक है, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत क्या है, मौलिक अधिकार है, ना कि मूल कर्तव्य, मौलिक अधिकार। ठीक है,
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा ए हो जाएगा। 57 का क्या है, 57 का ए है। क्यों, अस्पृश्यता का मूलन का प्रयास अनुच्छेद 17 करता है, ना कि मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों में दिया गया है उसका। 58, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? राष्ट्रगान का सम्मान करना, प्राकृतिक वातावरण की रक्षा संवर्धन करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के स्थानों की रक्षा करना। 58 पूछ रहा है, ठीक है। तो 58 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थानों की सुरक्षा करना, स्थान ये अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 49 के तहत क्या है, एक डीपीएसपी है। क्या है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, न कि मौलिक कर्तव्य नहीं है, ठीक है। बाकी के 3 मौलिक कर्तव्य हैं, राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, प्राकृतिक वातावरण की रक्षा करनी चाहिए, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करनी चाहिए, लेकिन राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना ये नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत है, अनुच्छेद 49 के तहत। तो आंसर क्या है हमारा, डी 59। मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़े गए। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वीं संविधान संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा जोड़ा गया था। देखिए, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, ठीक है। एक समिति बनाई गई थी, स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति। इनकी सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 किया गया और मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़े गए, पहला सही है। 11वां मौलिक कर्तव्य 2002 में जोड़ा गया, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 1 और 2 दोनों, ठीक है, 1 और 2 दोनों मौलिक कर्तव्य आपको यहीं देखने को मिलते हैं, ठीक। तो 59 का क्या हो जाएगा, 59 का हमारा हो जाएगा 59 का सी, मौलिक कर्तव्य। अगर कभी पूछे आपसे तो भाग 4 क के अंतर्गत अनुच्छेद 51 का, ठीक है, यहाँ पे आपको मौलिक कर्तव्य देखने को मिलते हैं। तो अनुच्छेद 51 का और भाग 4 के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य आपको देखने को मिलते हैं। 56 सीधे पूछ रहा 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष से जोड़ा गया, तो 2002 में जोड़ा गया था, सीधा ही, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। 61 मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश किस समिति ने की थी, अभी मैंने बताया था मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश किसने की थी, तो स्वर्ण सिंह समिति ने। इन्हीं की सिफारिश पर क्या हुआ था, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 पारित किया गया और भारत के संविधान में अनुच्छेद 51 क के तहत और भाग 4 क के तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से प्रेरित हैं, तो सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित हैं, ठीक है। तो सीधे पूछ रहा मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश किस समिति ने की थी, तो स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। 62 भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है, ठीक है, अभी मैंने फिर बता रहा हूँ आपको। मौलिक कर्तव्य, स्वर्ण सिंह समिति, फिर से सुन लीजिए, स्वर्ण सिंह समिति, एक समिति गठित की गई थी ये जानने के लिए कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की जरूरत है या नहीं। तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 किया गया और भारत के संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत क्या जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भाग 4 का अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया था, ठीक है। तो कौन से में हो जाएंगे, भाग 4 का ए, ठीक है, का या ए। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख कहाँ है, तो भाग 4 ए में है, किस अनुच्छेद के तहत, 51 ए के तहत। निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है, संविधान का पालन करना, राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान का सम्मान करना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना या मतदान करना। तो मतदान करना क्या है, एक वैधानिक अधिकार है, न कि मौलिक कर्तव्य। क्या है, एक वैधानिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार, ठीक है। तो मतदान क्या है, मतदान एक वैधानिक अधिकार है। 64
अंतर्राष्ट्रीय विधियों के प्रति मतलब सूची दे रखा है, उनको मिलान करना है। ठीक है, पूछ रहा है कि कौन सा है मैचिंग करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना, तो अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो ये मिलता है आपको 51 ग में देखने को। ठीक है, फिर कह रहा है प्राणियों के प्रति दयाभाव रखना, तो प्राणियों के प्रति दयाभाव कहाँ मिलेगा? 51 क 6 में। ठीक है, तो प्राणियों के प्रति दयाभाव कहाँ मिलेगा आपको देखने को? 51 क 6 में। फिर कह रहा है राज्य लोक सेवा में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलगाव, तो न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण कहाँ है? तो वो है 50 में। तो इसी से मिला लो, आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति 51 का बी, तो ए का दूसरा यही है, तो आंसर हमारा बी हो जाता है सीधा सीधा। ठीक है, आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर सीधा सीधा हमारा बी हो जाएगा। फिर से आ गया मैचिंग का प्रश्न। 50 क्या कहता है? तो 50 कहता है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, पहला सही है। 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति संबंध, ये भी सही है। 51 का मौलिक कर्तव्य संबंधित है, तो इसके देखोगे तो आप तीनों ही मैचिंग है आपस में, 1 2 3। ठीक है, आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 65 का ए। इस तरह से हमने आज 65 लगभग 65 क्वेश्चन कर लिए हैं। और ये 65 क्वेश्चन के अंतर्गत आपने देखा मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व से जितने भी प्रश्न बनने की संभावनाएं हो सकती है या होती है, वो सारे इसके अंतर्गत कवर करा दिए गए हैं। अगर जो क्वेश्चन नहीं था तो वो हमने उसकी व्याख्या के साथ कवर कर लिया। इस तरह से आप इस लेक्चर को अच्छे से करिए और इन तीन टॉपिक से आपको जब भी प्रश्न मिलेगा तो आप उसको कर ले जाओगे। धन्यवाद।